Please do introduce yourself before the board members. मैम मैं सारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मेरी जो भी स्टडीज़ हुई है वो बोकारो स्टील सिटी में रह कर के हुई है और मैंने अपना ग्रेजुएशन बीकॉम अकाउंटेंसी ऑनर्स में किया है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग से और प्रेजेंट में मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ और बीपीएससी में ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है। ग्रेजुएशन आपने किस वर्ष में उत्तीर्ण किया अपना? मैम मैंने ग्रेजुएशन 2010 में किया है। ओके, और उसके बाद कोई और एजुकेशनल डिग्री आपने ऑब्टेन की है? 2010 से आप सिर्फ तैयारी कर रही हैं? पहले मेरा इंटरेस्ट बैंकिंग में था तो मैंने बैंकिंग की तैयारी की। मुझे लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। मेरा 2 बार सिलेक्शन भी हुआ था बैंकिंग में, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया और उसके बाद मेरा रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ हो गया तो मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू कर दिया। किस वर्ष में आपने स्टार्ट किया सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना? मैम इन 2018। तो आपको नहीं लगता कि आपने 5-6 साल व्यर्थ कर दिए अपने जीवन के? जब आपको जाना नहीं था बैंकिंग सर्विसेज में तो आपने क्यों तैयारी की और क्यों एग्जाम्स दिए? मैम इनिशियली लगा कि यस मैम, इनिशियली लगा कि पहले फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिल जाए और उसमें कैरियर अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ ज़्यादा रुझान था। कहीं ना कहीं बचपन से भी था कि सिविल सर्विसेज में जाना है और बैंकिंग एक सिक्योरिटी मतलब जॉब सिक्योर हो जाए और फाइनेंशियली साउंड हो जाऊँ उसके लिए था। लेकिन फिर मुझे नहीं लगा कि मैं टाइम मैनेज कर पाऊंगी, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैं फुली डेडिकेट होकर प्रिपरेशन नहीं कर पाती, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया था। आपको लगता है कि आपकी जो लाइफ के जो पर्सनल डिसीजन है आप उन्हें प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाती हैं तो एट लार्ज सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए जो डिसीजन लिए जाएंगे उनको आप अप्रोप्रिएटली ले पाएंगे? हेलो मैम, साउंड कट के आ रहा है। हेलो हेलो, सुन पा रही हैं विभा? हेलो यस मैम, यस मैम, अब सही आ रही है आवाज़। मैं ये बोल रही हूँ दैट आपने अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने में इतना समय लगा दिया, प्रॉपर आप डिसाइड नहीं कर पा रही थी, तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाती हैं तो एट लास्ट सोसाइटी और लोगों के लिए जो डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे, तो आपको लगता है कि आप सही डिसीजन ले पाएंगे? मैम मैंने टाइम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लिया है सिविल सर्विसेज में प्रिपरेशन करने के दौरान, लेकिन जो मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन के समय तैयारी करते समय जो सीखा है उसका भी कहीं ना कहीं यूज़ मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आके कर सकूं और इसे टाइमिंग बर्बादी ना देख करके अगर हम पॉजिटिव वे में देखें कि जो भी मैंने उस समय सीखा है तो वो हम नहीं कहेंगे कि ये मेरी तरफ से, मैं ये नहीं मानती कि ये टाइम की बर्बादी है और इससे मुझे कुछ भी डिसीजन लेने में अगर मुझे मौका मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन में आने तो प्रॉब्लम होगी। कैसे इस्तेमाल करेंगे आपका जो नॉलेज है, एकेडमिक नॉलेज या इतने सालों में जो आपने अर्जित किया, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? बताइए थोड़ा। मैम बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट के दौरान जब हम कोविड में भी देख रहे हैं कि इकोनॉमिक हमारा काफ़ी डाउन तरफ चला गया और उसके पहले भी हमारा इकोनॉमिक को लेके स्ट्रगल चल ही रहा था। तो अगर हम जैसा कि मेरा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट रहा है तो इन्वेस्टमेंट के फ्लो को उसके सही से प्रॉपर मॉनिटरिंग करके फिर ऑडिटिंग करके ट्रांसपेरेंसी लाया जाता है, इन सभी चीज़ों का एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ किया जा सकता है। अकाउंटेंसी में क्या आपका फेवरेट टॉपिक है? कोई सब्जेक्ट जो आपने मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा हो, जिसपे आपकी पकड़ हो? मैम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ओके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, बताएंगे?
बैलेंस शीट यस मैम। है। मैम पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं, उसके बाद लेजर, हर एक का लेजर खोलते हैं, लेजर अकाउंट खुलता है, उसके बाद हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं और फाइनली लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं। कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए बैलेंस शीट को बनाना? क्या हर कंपनी बैलेंस? मैम बैलेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, यस मैम, मोस्टली सारे कंपनी को बैलेंस शीट बनाना ही होता है और बनाते हैं, क्योंकि उससे हम कंपनी के पोजीशन को जान सकते हैं, वो कंपनी का क्या स्टेटस है वो बताता है हमें। ओवरऑल कंपनी का स्टेटस बैलेंस शीट हम पता कर सकते हैं। आपकी हॉबीज क्या है? मैम फीडिंग स्ट्रेस, मैं खाली समय में स्ट्रेस को फीड करना पसंद करती हूँ। ओके। और आपकी जॉब प्रेफरेंसेस क्या है, पोस्ट प्रेफरेंस? मैम बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, देन बिहार पुलिस सर्विसेज एंड देन सब रजिस्ट्रार। अभी जून 2021 में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की एक पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई थी, उनका नाम आपको पता है? सॉरी मैम। ओके। भारत सरकार के जो आगामी लक्ष्य हैं उनमें से एक है 2022 तक सभी गांवों में ब्रॉडबैंड से जोड़ना, सभी गांवों को। आपको लगता है कि 2022 तक सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाएगा सरकार द्वारा? और अगर ये लक्ष्य अगर हम हासिल नहीं कर सकते तो ऐसे लक्ष्य का निर्धारण करना क्या सही है? मैम जैसा कि भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि हम सारे गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ दें, तो ये काफी अप्रिशिएबल लक्ष्य है। और कोविड के टाइम में अगर हम देखते हैं तो डिजिटली हम बहुत ज्यादा उस डिजिटल वर्ल्ड पे हम ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। हमारी पढ़ाई से लेके हर कुछ इंटरनेट पे ही डिपेंड होता है। तो अभी हम गांव में भी देखें तो लोग अवेयर हो रहे हैं और इसको लेकर के डाटा हैंडलिंग को लेकर के काफी सजग है। तो कहीं ना कहीं टोटली तो हम एम को कवर अभी तक नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम आगे ये सोच के चल सकते हैं कि हाँ हमें टारगेट अचीव हो जाएगा। और अगर नहीं भी होता है तो एक बड़े हिस्से को हम कवर कर चुके होंगे 2022 तक। Okay. आपको लगता है कि नहीं अचीव कर पाएंगे हम इस टारगेट को 2022 तक? मैम ऐसा नहीं है, अगर हम फोकस्ड रहे तो कर सकते हैं। अवेयर लोग अवेयर रहे तो हो सकता है। अगर इन केस नहीं के, बिहार की कुछ महिला स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताएंगे आप? यस मैम, शांति देवी, दुलारी देवी, सुचेता कृपलानी, sorry ma'am, Sucheta Kriplani is not from Bihar, she was not from Bihar, and sorry ma'am, इतने ही याद आ रहे हैं अभी। बिहार की कुछ महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योगों के नाम बताएंगे आप? मैम प्लीज रिपीट। बिहार के कुछ महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। यस मैम, यस मैम, शुगर इंडस्ट्रीज, मखाना इंडस्ट्रीज, ये सब और फिर जूट एंड मिल के भी छोटे छोटे हैं, पल्सेस मिल, ऑयल मिल्स, राइस मिल्स, ये सब एग्रीकल्चर बेस्ड ही है। उसके अलावा कुछ और? नो मैम, सॉरी। थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप में सर्वाधिक महत्व किस चीज को दिया गया है? मैम एग्रीकल्चर रोड मैप में सर्वाधिक महत्व, क्वेश्चन यही है ना मैम? क्लियर आवाज नहीं आ रही है।
थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप में सर्वाधिक महत्व सरकार द्वारा किसको दिया गया, किस चीज को दिया गया, किस पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा? मैम प्रोक्योरमेंट एंड कनेक्टिविटी को दिया गया है, और हम डबलिंग इनकम कैसे कर सके फार्मर्स के, इस पे ज्यादा जोर दिया गया है। फार्म मैकेनाइजेशन पे जोर नहीं है, फोकस नहीं है फार्म मैकेनाइजेशन पे? यस मैम, फार्म मैकेनाइजेशन पे भी साथ ही साथ जोर है कि प्रोडक्शन हम कैसे टेक्नोलॉजीज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके प्रोडक्शन को कैसे इन्हांस कर सकें, और हमारा जो पोस्ट हार्वेस्टिंग जो बर्बादी हो रही है वो ना हो। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिहार का कौन सा स्थान है भारत में? मैम आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। मैं पूछ रही हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिहार का कौन सा स्थान है भारत में? मैम कैन आई गेस? यस प्लीज। मैम 12th, यस इट्स 12th। राइट। दीपक सर प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। ग्रेजुएशन आपका है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है आपका अकाउंटेंसी ऑनर्स, जी और सर। ऑप्शनल है आपका लेबर एंड सोशल वेलफेयर। यस सर। तो ऑप्शनल लेने की वजह रही है? सर पहली वजह तो रही कि काफ़ी गैप हो चुका था मेरे ग्रेजुएशन ईयर और मेरे जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और इजीली अवेलेबल मटेरियल भी मेरा अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट था उसका नहीं था। और जब मैंने लेबर एंड सोशल वेलफेयर के सिलेबस को देखा तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे लगा कि मैं इसमें अच्छा स्कोर कर सकती हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन में आकर के इसे अप्लाई भी कर सकती हूँ। आपको ऐसा क्यों लगा कि आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं? अकाउंटेंसी में तो कोई लॉ नहीं है, और लेबर एंड सोशल वेलफेयर के सिलेबस में तो लॉ ही लॉ है। तो क्या था जो आपको इसकी तरफ ले गया कि आपको लगा कि आप इस पे अच्छा कर सकती हैं? सर अकाउंटेंसी में लॉ नहीं है और इसमें लॉ है, ये बात सही है, लेकिन लेबर एंड सोशल वेलफेयर में हम सिर्फ लॉ ही नहीं पढ़ते हैं, इसमें हम इंडस्ट्रियल रिलेशन और जो सोसाइटी के वेरियस प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेगरी, पॉवर्टी वगैरह, ये बेगरी, इन सभी की चीज़ों के। बेगरी यस से सर। आप क्या समझती हैं? सर बेगरी एक ऐसा स्टेट है जिसमें पर्सन काम करना नहीं, वो उन काम करना नहीं चाहते हैं, अनविलिंगनेस टू वर्क, और वो आर्म्स वगैरह पे डिपेंड रहते हैं, उसको हम बेगरी कहते हैं। बेगरी और अनएम्प्लॉयमेंट क्या दोनों आपस और में कनेक्टेड हैं? सर कुछ हद तक। क्या आप बेगर को अनएम्प्लॉयड कहेंगी? नो सर। सोशल सिक्योरिटी क्या मीनिंग है? व्हाट डू यू मीन बाय सोशल सिक्योरिटी? सर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सोशल सोशल सिक्योरिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हम डिफरेंट कॉन्फिडेंसेस ऑफ लाइफ लाइक डिसेबलमेंट, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एजेस में जो भी हम कंट्रीब्यूट करते हैं सरकार की तरफ से सोशल असिस्टेंस के तौर पे मिले या फिर सोशल सिक्योरिटीज के तौर पे मिले, उसे हम सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं, ताकि तो उस। क्या सब्सिडी भी एक तरह की सोशल सिक्योरिटी है? नो सर, वो सोशल असिस्टेंस है। तो फिर सोशल असिस्टेंस और सोशल सिक्योरिटी में फर्क? सर सोशल आप सोशल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को ऐसे डिफाइन कीजिए कि मुझे फर्क क्लियर हो जाए। सर सोशल असिस्टेंस में कंपलसरी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, और सोशल सिक्योरिटी में कंपलसरी कंट्रीब्यूशन होता है। सोशल सिक्योरिटी के कुछ मेथड्स हैं सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के।
कुछ मेथड्स बता पाएंगे? Yes, sir. So, sir, methods of social securities. जी। Yes, sir. Sir, unemployment है. Sorry, sir. This is a scope. Method social assistant itself is a method, और social securities भी खुद ही method है. अभी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बिहार गवर्नमेंट कौन से मेथड पे रिलाई कर रही है? सर, सोशल असिस्टेंस के मेथड पे ज़्यादा फोकस्ड है. जैसे कि हमारा फिनरल के लिए फिनरल बेनिफिट है, पेंशन स्कीम्स है वेरियस, पोषण अभियान है, पूरक पोषाहार है, एडोलेसेंट के लिए और फीमेल्स के लिए स्पेशली सबला प्रोग्राम है, फिर से साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है. एजुकेशन को रिलेटेड देखें तो गर्ल्स हॉस्टल अलग से है. फिर बहुत सारे स्कीम्स है. ये सारे स्कीम्स बिहार गवर्नमेंट के थ्रू सोशल असिस्टेंट के तरफ इन द फॉर्म ऑफ सोशल असिस्टेंस. कोड ऑफ डिसिप्लिन एंड कोड ऑफ कंडक्ट, इनमें क्या डिफरेंस है? सॉरी सर. ट्रेड यूनियंस क्या होते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सर, ट्रेड यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्कर्स के द्वारा फॉर्म किया जाता है किसी भी इंडस्ट्रीज और कंपनीज में, और ये वॉलंटरी बेसिस पे इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी नहीं होता है. आइदर दे मे बी रजिस्टर्ड और नॉट. और इनका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स और उनके कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को ठीक करना, और उनके जितने भी इश्यूज है वेज रिलेटेड, प्रमोशन रिलेटेड, अगर कोई अदर डिस्प्यूट है तो उनका सॉल्व करना थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग और मीडिएशन. कलेक्टिव बार्गेनिंग, मीडिएशन, इसके अलावा और भी कोई मेथड्स हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं ट्रेड यूनियन? यस सर. कॉन्सिलिएशन, एडजुडिकेशन. करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? यदि आप इंडिया के फॉरेन ट्रेड के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? सॉरी सर. CRR, कैश रिजर्व रेशियो से आप क्या समझते हैं? सर, बैंक जो भी अपना रिजर्व रखता है आरबीआई में, वो हम उसे सीआरआर बोलते हैं एज अ सिक्योरिटी. बैंक का रिजर्व क्या होता है? मतलब व्हाट ऑल डज दिस रिजर्व कंसिस्ट ऑफ? तो आप बैंक का रिजर्व कहते हैं? सर, इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज भी होता है और कैश भी होता है. सॉरी सर, इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज और इन कैश भी हो सकता है. बैंक सिक्योरिटीज और कैश, ये आरबीआई में रखता है आपके? यस सर. क्या बैंक सिक्योरिटीज जारी करता है? So sir, I have no idea. अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? Unemployment is a state when a person is unwilling to work. ये एक्सेप्शन है उसमें. और कोई पर्सन है वो काम करने के इच्छुक को लेकिन उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिले, एक्सेप्ट अनविलिंगनेस ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, उससे हम अनएम्प्लॉयमेंट देंगे उस स्टेट को.
आपकी आवाज सही से आई नहीं। इफ ए पर्सन इज विलिंग टू वर्क, यही कह रही हैं हेलो आप? सर, a person is sorry a person who is willing to work, एक ठीक। पर्सन जो काम करना चाह रहा है लेकिन वो काम नहीं पा रहा है, बशर्ते कि वो काम करना उसे मंजूर हो। और पर्सन जो अनविल है या डिसेबल है, उसको हम अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे। जी। आपकी हॉबीज हैं फीडिंग स्ट्रेज, राइट? और थ्रू आउट इंडिया आपको ये एक प्रॉब्लम मिलेगी कि स्ट्रे एनिमल्स की प्रॉब्लम। तो आपकी हॉबी है फीडिंग द स्ट्रेज, जबकि ये थ्रू आउट इंडिया एक कॉमन प्रॉब्लम है कि स्ट्रेज को फीड नहीं करना है, नहीं तो उनकी संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। दे क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर द पीपल एट लार्ज, किसी भी सोसाइटी में या किसी भी ग्रुप में अगर आप रहेंगे। तो इन केस यू ज्वाइन द सर्विसेज और आपके पास ऐसी कोई कंप्लेन आती है कि स्ट्रेज की समस्या है, तो कैसे टैकल करेंगे आप? ये आपका हॉबी और ये क्रॉस पर्पसेस में आएगा, तो आप कैसे बैलेंस करेंगे दोनों? सर स्ट्रेस अकेले प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, और जैसा नेचर बैक करना नेचर का हक है। और बहुत सारे अगर स्ट्रेस होते हैं तो सारे स्ट्रेस हार्मफुल नहीं होते हैं। और अगर एजुकेशन में मैं आती हूँ तो मैं सबसे पहले सुनिश्चित होंगी कि जो जिन स्ट्रेस को में वैसा जरूरत है कुछ शेयरिंग होम पहुंचा जाए, और इससे मेरी हॉबी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। सपोज कीजिए आपके पास कंप्लेन आती है कि शहर में स्ट्रे डॉग्स की बहुत ज्यादा बहुतायत हो गई है और डॉग बाइट्स के केसेस भी बहुत बढ़ गए हैं, कई लोगों की डेथ भी हो गई है। अब आपके पास जो है सिटीजन्स ग्रुप और बहुत सारे अदर एजेंसी आपके पास अप्रोच कर रही हैं कि आप इसके लिए कुछ कीजिए, इन स्ट्रे डॉग्स को शहर से बाहर भगाइए या कुछ कीजिए। तो आप क्या कदम उठा पाएंगे उस समय, क्योंकि आपकी तो हॉबी है स्ट्रे डॉग्स को सर फीड करना, और स्ट्रे डॉग्स को फीड करेंगे तो उनकी संख्या घटने से रही। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे आप, क्या कदम उठाएंगे? सर डॉग बाइट से लोगों की मौत हो रही है। जी। सर अगर किसी लोकेलिटी में ऐसी कोई घटना घटती है तो सबसे पहले वैसे स्ट्रेस को हम प्रॉपर जहाँ तक उन्हें पहुँचाना है, जो भी शेल्टर रूम है वहाँ तक पहुँचाएंगे। और हम उस लोकेलिटी में फिर वो खतरे को कम कर सकते हैं। शेल्टर होम्स तो यहाँ आदमी के लिए नहीं है, डॉग्स के लिए शेल्टर होम तो मुझे लगता नहीं है कि बिहार के किसी सिटी में होगा। तो आप सर ऐसे में क्या करेंगे? सर एक डॉग स्क्वाड टीम आती है, जी। उसे मतलब प्रॉपर इन्फॉर्म करूंगी और फिर वो उन्हें पकड़ कर ले आएंगे और उनको का जो फाइनल डेस्टिनेशन वहां तक जाएंगे। शेल्टर होम बिहार में ऐसा नहीं है कि नहीं है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कर रही है और स्ट्रेस पे भी काफी फोकस्ड है, बहुत सारे स्कीम्स भी हैं उनके लिए। जैसा कि हमने टारगेट है फूड डिजीज को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने स्ट्रेस में। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। यदि आपको मौका मिले, आपके पास गवर्नमेंट फंड अलॉट करे, तो आपके पास अगर ऑप्शन हो कि एक रैन बसेरा बनाया जाए जहाँ पे गरीब आदमी जिनके ऊपर छत नहीं है उनके लिए छत बनाई जाए, या फिर स्ट्रे डॉग्स के लिए कहीं शेल्टर होम बनाया जाए, तो आप दोनों में से फंड किसको एलोकेट करेंगे? क्योंकि हॉबी है तो आपके ज्यादा नजदीक। सर फंड लिमिटेड है। फंड हमेशा लिमिटेड ही होता है, अनलिमिटेड हो तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, सारी समस्या ही समाप्त हो जाए। ओके, तो सर फर्स्ट प्रायोरिटी ह्यूमन ही है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में ही भी हम पहले ह्यूमन को ही प्रायोरिटी देते हैं। तो मैं रैन बसेरा ही पहले बनाऊंगी। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही। ओवर टू कुणाल सर।
आवाज आ रही है मेरी? यस सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अच्छा, आप मुझे बताइए फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या फर्क है? सर, फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने। दोनों में क्या डिफरेंस है? सॉरी सर। कोई बात नहीं। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या रेलेवेंस है, क्या इसकी उपयोगिता है, बताना चाहेंगे? सर, आवाज में बहुत इशू है। हेलो सर, आवाज एकदम आवाज नहीं आ नहीं रही है? आपकी। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है? आ रही है मेरी आवाज अभी? हेलो हेलो। ऑडिबल हूँ मैं? नहीं आ रही आवाज? यस सर, आ रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ILO यस का क्या प्रासंगिकता है अभी एट प्रेजेंट? सर, ILO के जितने भी कन्वेंशन और रिकमेंडेशंस हैं, उनके मेंबर कंट्री भी उन्हें फॉलो कर रही है, ताकि हम इंटरनेशनल पीस को प्रमोट कर सके और लोगों के वेलफेयर में भी कंट्रीब्यूट कर सके। सो इसकी रेलेवेंस आज भी हम सारी कंट्रीज में देखते हैं उन एक्ट्स और प्रोग्राम्स के। वर्तमान में इसके एग्जिस्टेंस को लेके काफी उसके ऊपर एक तरह से चैलेंज किया गया। इसके बारे में आपका क्या विचार है? सर, ILO के एग्जिस्टेंस पर इसको बिल्कुल फेयर एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इसके एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया जा रहा है एट प्रेजेंट, कुछ दिनों में अगर आप देखें तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? सर, ILO एक इंटरनेशनल बॉडी है जो स्पेशली लेबर के वेलफेयर पर काम करती है और सारी कंट्रीज में पीस प्रमोट हो सके, लोगों को एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल सके, उसके लिए ये काम करती है। और वर्तमान में हम देखें तो इसकी रेलेवेंसी में थोड़ी बहुत कमी आई है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन इसके एग्जिस्टेंस पे प्रॉब्लम है, ये हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है। ड्रग्स अब्यूज क्या है? प्लीज रिपीट। ड्रग्स अब्यूज क्या है? ड्रग्स अब्यूज के बारे में आपने सुना है सोशल इश्यूज में? हेलो हेलो सर, ड्रग्स। ड्रग्स हेलो अब्यूज। हेलो आपने ड्रग्स अब्यूज के बारे में सुना है क्या? हेलो प्लीज कंटिन्यू। सर, आवाज नहीं आ रही। हेलो, मुझे सुन पा रही है वीजा? हेलो यस हेलो मैम। यस यस मैम। वीवा, सब ड्रग्स अब्यूज के बारे में पूछ रहे थे। ओके। आप अवेयर हैं इस टर्म से? नो मैम, सॉरी। ओके, आपका इंटरव्यू ओवर होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।